हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का जो पहला चैप्टर का वन शॉट कराया उसको अच्छे से समझ आया होगा आपको और आपने उसको लर्न कर लिया होगा। मेरी कोशिश यही है कि ये जो वीडियो बनेगी लगभग 50 मिनट से 55 मिनट तक का ये वीडियो रहेगा, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में अच्छे से हर एक टॉपिक करा दूंगा आपको, एक एक चीज के कीवर्ड्स। एनसीईआरटी आपको उठा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं एनसीईआरटी के भी कीवर्ड्स इसके अंदर डाल दूंगा। चाहे आप 12th में हो, चाहे सीयूईटी के लिए वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो एक एक बच्चे तक वीडियो शेयर करना अगर आपको मजा आए तो, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी जरूर करना। तो आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पूरा खत्म करेंगे। एक रिक्वेस्ट और थी आप लोगों की, सर जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं इको और बीएसटी, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, वो भी हमें कराइए। तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको क्लास के अंदर ही कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप उस हिसाब से मार्क कर लो, ये लर्न कर लो। फिर मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, बीएसटी की केस स्टडीज की सीरीज भी लेके आऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रस्ट मी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। 3 फरवरी तक तुम मेरे कहे अकॉर्डिंग इनको अच्छे से कर लो सीरीज को। तो आओ स्टार्ट करते हैं, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं इजी वे में। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इन सब के नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके क्लास आप ये ले सकते हो एसपीसीसी ऐप के अंदर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है क्लास? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द फंडामेंटल ट्रूथ। देखो, जितने भी मैनेजर्स होते हैं ना, उनको डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारे एक्शंस को लेना होता है। उन डिसीजंस को, उन एक्शंस को लेने में जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो हमारी हेल्प करते हैं। ये वो प्रिंसिपल है जो फंडामेंटल ट्रूथ है, जो हेल्प करता है मैनेजर्स को ताकि वो क्लास एक्शंस और डिसीजंस को ले सके। अभी हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स आगे चल के पढ़ेंगे, हेनरी फेयोल के, एफडब्ल्यू टेलर के। इन प्रिंसिपल्स को रियली में जब आप समझोगे ना, तो आपके अंदर एक मैनेजरल टैलेंट डेवलप होगा। आपको लगेगा हाँ यार, इस सिचुएशन में इस प्रिंसिपल ने ऐसा कहा था तो हमें ऐसा एक्ट करना चाहिए, हमें ये चीज करनी चाहिए। काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं ये सारे प्रिंसिपल्स। इनके फीचर्स की बात करें, एक एक प्रिंसिपल्स के फीचर्स को समझते हैं। तो सबसे पहला जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब क्या है? ये प्रिंसिपल ना कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस है। ये आपको गाइड करेगा कि यार इस सिचुएशन में आप ये डिसीजंस लो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, यानी कि फ्लेक्सिबल है। प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बनाए जाते हैं, रातों रात डेवलप नहीं होते। मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तब जाके प्रिंसिपल बनते हैं। यूनिवर्सल फेनोमेनन है, यानी कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, हर जगह अप्लाई होगा, यानी कि परवेसिव है, छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो। बिहेवियरल इन नेचर, यानी कि आपके बिहेवियर को चेंज करेगा। अगला है क्लास कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है कि कोई प्रिंसिपल अगर लगाते हो तो क्यों लगाओगे, और उसको लगाने से उसका इंपैक्ट क्या आएगा। और ये कंटिंजेंट भी है, यानी सिचुएशन टू सिचुएशन, एरिया टू एरिया ये वेरी करता है। तो इसके जो फीचर्स है एक एक करके डीपली पढ़ते हैं विद एनसीईआरटी नोट्स। यहाँ पे मैंने जितने भी क्लास, ये ब्लू कलर का हाईलाइट करके इटैलिक फॉन्ट में डाल रखा है ना, ये लाइन सीधा सीधा मैंने एनसीईआरटी से उठा रखा है, क्योंकि यही लाइन आपको दे देगा और बोलेगा विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर। 12th में भी काम आएगा और सीयूईटी में भी काम आएगा, सेम चीजें हैं। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट बाद में डालना ना पड़े, तो मैंने ये नोट्स रख रखे हैं, इनको सेव कर लें, आगे काम आएंगे। तो सबसे पहला क्या है? जनरल गाइडलाइंस। Management principles are guidelines to the action, but these principles do not provide ready-made solution for any problem. It means blindly you cannot apply these statements in any situation. आप आंख बंद करके स्टेटमेंट्स को अप्लाई नहीं कर सकते कहीं भी, ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइंस है। तो ये पहला फीचर है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? द प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन but do not provide ready-made straight jacket solution to all the managerial problems. This is so because real business situations are very complex and dynamic and are a result of many factors. तो देखो, रियल में जो चीजें हैं ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। आप इन प्रिंसिपल्स को रेडी स्ट्रेट जैकेट नहीं है कि सीधा क्लास उठाया और कहीं भी डाल दिया, तो इसको बोलते हैं सिर्फ जनरल गाइडलाइंस है। तो ये लाइन लिखी हुई आएगी, तो कौन सा फीचर्स है? जनरल गाइडलाइन। दूसरा फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशन में आप इसको लगा सकते हो। सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स। इनको लगाने में आपको चेंजेस भी करना पड़ेगा, ये रिजिड स्टेटमेंट नहीं है।
कि यही स्टेटमेंट, आप इन स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हो। वहीं पे एनसीईआरटी क्या कहता है, दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड। ये लाइन क्लास आप हमेशा हाईलाइट रखना, क्योंकि आगे ना कंटिंजेंट भी आएगा और यहाँ फ्लेक्सिबल भी है। तो कंटिंजेंट और फ्लेक्सिबल में ना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को। तो सिचुएशन सो डिमांड अगर लिखा गया है, ये लाइन लिखी रहेगी, क्योंकि एनसीईआरटी से सीधा उठ के आता है। एनसीईआरटी की जो लाइन है, कॉट कॉट कॉपी पेस्ट करके सीयूईटी और 12th में सवाल पूछता है बोर्ड्स में। तो ध्यान रखना, सिचुएशन सो डिमांड, दे गिव द मैनेजर इनफ discretion to do so. For example, the degree of concentration of authority, इसको बोलते हैं centralization, कि सेंट्रलाइजेशन मतलब टॉप लेवल मैनेजर्स कुछ पावर अपने हाथ में रखते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब टॉप लेवल मैनेजर्स पावर को नीचे लेवल पे बांट देते हैं। तो ये तो रूल है, प्रिंसिपल्स तो ये कहता है, लेकिन कितना सेंट्रलाइज करें कितना डिसेंट्रलाइज करें, ये क्लास मैनेजर को खुद डिसाइड करना है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स। अगला है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप ओनली आफ्टर एंड थ्रू रिसर्च वर्क, दे आर नॉट डेवलप ओवरनाइट। ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बनता है, रातों रात नहीं बनता। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। तो ये सिंपल भाषा है जो आप क्लास हैंड राइटिंग में लिखोगे, लेकिन ये लाइन पढ़ के आपको समझ आ जाएगा विच ऑफ द फीचर्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर। The principles of management are formed by experience and collective wisdom of manager as well as experimentation। तो एक्सपेरिमेंट भी है, एक्सपीरियंस भी है, और क्लास जो मैनेजर्स है उनका भी कुछ दिमाग है, उनका भी कुछ ज्ञान है, उनकी भी कुछ बुद्धि है, इनसे मिलकर बनता है। तो फॉर्म बाय प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट इसका टिक कर देना ऑप्शन, ठीक है। तो लॉन्ग में ये लिखना है क्लास सिंपल भाषा में, लेकिन ये देखो क्लास आपको थोड़ा सा याद करने में टफ लगेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुकिश लैंग्वेज है। बट हाँ, यही लैंग्वेज लिखा आएगा तो आपको पढ़ के समझना है विच फीचर ऑफ प्रिंसिपल्स आर हाईलाइटेड। अगला है यूनिवर्सल एप्लीकेशन यानी कि परवेसिव। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मींस दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररेस्पेक्टिव देयर साइज, नेचर, बिजनेस, नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज, पब्लिक सेक्टर। हर कंपनी के लिए क्लास ये जो है वो लगेगा, और छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट, प्राइवेट, पब्लिक, सबके लिए एप्लीकेबल है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल फेनोमेनन। हाउएवर, यहां पे लाइन और अच्छे से पढ़ के समझना, हाउएवर जबकि द एक्सटेंट ऑफ देयर एप्लीकेबिलिटी वुड वेरी with the nature of the organization, business activity and scale of operation। देखो अब ये यूनिवर्सल फेनोमेनन है, मतलब कि हर जगह लगता है। असर्शन, रीजन, ट्रू फॉल्स में लाइन क्लास कई बार देखने को मिलता है, लेकिन इसको किस तरीके से अप्लाई करोगे, कितना अप्लाई करोगे, ये भी बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि आपके बिजनेस का स्केल क्या है, नेचर क्या है। ओके, अगला है, इससे एग्जांपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क कैन बी अप्लाइड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन है कि वो किस तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क को कैसे बांटेंगे, ये जो है वो हर जगह लागू होगा, लेकिन हर जगह एक तरीके से लागू नहीं होगा। किसी बिजनेस में डिवीजन किसी अलग तरीके से होगा, किसी बिजनेस में कुछ अलग तरीके से होगा, सब में इक्वली डिवीजन नहीं होगा, हाँ, लेकिन सब में डिवीजन जरूर होगा। अगला है बिहेवियरल नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन इंप्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर, सबऑर्डिनेट एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके बिहेवियर को चेंज करेगा। आप अभी पढ़ोगे, आगे चल के पढ़ोगे 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फेयोल ने दिए हैं, रियली में वो बहुत हेल्पफुल है, मुझे भी रियल लाइफ में काम आता है, आपको भी काम आएगा। एनसीईआरटी में कुछ खास इसका कीवर्ड मिला नहीं। कॉज एंड इफेक्ट, जहां पे अच्छे कीवर्ड्स है ना वही मैंने उठा रखा है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये आपको बता देता है कि यार इस प्रिंसिपल को क्यों लगाओगे और इस प्रिंसिपल को लगाने से इसका इंपैक्ट क्या होगा, साइंस की तरह। जैसे क्लास एसिड बेस्ड सॉल्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा कि लिटमस पेपर के कलर को चेंज करता है, तो ये कलर डालोगे तो ये चेंज आएगा, ये साइंटिफिकली प्रूव है और वही चेंज आएगा, ठीक है। तो यानी कि कॉज और इफेक्ट यानी किसी भी चीज को लगाने का कारण और उसको लगाने का जो असर है वो शो करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगला है कंटिंजेंट। यहां देखना, ये एनसीईआरटी की लाइन है, द एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ, देखो ये है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जहां पे ये लाइन आ जाए ना पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो कंटिंजेंट है, और जहां पर ये आ जाए सिचुएशन सो डिमांड, ये फ्लेक्सिबल है। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखना बोर्ड्स में आप क्लास बहुत ज्यादा ये चीज पूछी जाती है और सेम लाइन क्लास उठ के आती है। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज टू बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय डिजर्व फेयर एंड जस्ट रेमुनेशन। एम्प्लॉयज को अच्छा पैसा मिलना चाहिए, बट वो अच्छा की डेफिनेशन क्या है, वो डिपेंड करता है क्लास कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के ऊपर, तुम्हारी नॉलेज के ऊपर, वहां पे कितने खर्चा हो रहा है उस एरिया के अंदर। गुड़गांव में खर्चे ज्यादा है तो सैलरी ज्यादा मिलेगी, मुंबई में खर्चे ज्यादा है सैलरी ज्यादा मिलेगी, और कहीं पे खर्चे कम है तो वहां पे सैलरी भी कम मिलेगी। तो अच्छी सैलरी देनी चाहिए, हाँ, अच्छा क्या है,
तो अंबानी के लिए कुछ और अच्छा है क्लास, शिव नादर के लिए कुछ और अच्छा है, और किसी और के लिए कुछ और अच्छा है। तो अच्छे की डेफिनेशन क्या है? कंपनी की पेइंग कैपेसिटी भी तो देखो कि कंपनी कितना कमा रही है, तुम कंपनी को कितना वैल्यू दे रहे हो, ये भी तो देखो। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, उन पे डिपेंड करता है। दिस इज कॉल्ड कंटिंजेंट। ठीक है, कंटिंजेंट में क्या है क्लास? यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, सिचुएशन, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये सारे के सारे फीचर्स हैं। बहुत अच्छे से टाइम दिया मैंने फीचर्स के ऊपर आपको, मुझे पता है यहीं पे कंफ्यूजन आता है। आपको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स आपको तकलीफ देता है, तो मैंने अच्छे से समझा दिया। अगर आप इसको पढ़ के समझ के चले जाओ तो मैं कुछ भी और कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक एक करके सारे के सारे केस स्टडीज की सीरीज लेके आऊंगा, देखना इन्हीं कीवर्ड से कैसे कैसे केस स्टडीज आए हुए हैं पेपर में, और यही तुम्हें क्लास एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। बहुत दिल से अच्छे से पढ़ा रहा हूँ क्लास, बिल्कुल भी एक भी छुट्टी नहीं करना, डेली बेसिस पे शाम को 5 बजे आना, अच्छे से चैप्टर का रिवीजन करके जाना, चाहे 1 घंटे में हो, चाहे 1.5 घंटे में, चाहे 30 मिनट में हो। ठीक है, मिस नहीं करना। अब आते हैं इंपोर्टेंस, यानी कि बेनिफिट। तो देखो क्लास, इंपोर्टेंस क्या है? साइंटिफिक डिसीजंस, मैनेजमेंट की जो भी प्रिंसिपल्स हैं दैट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, तो डिसीजन साइंटिफिक है। मैनेजर्स को गाइडलाइन देता है ताकि मैनेजर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सके, रिसोर्सेज का वेस्टेज ना करे, और कोई भी चेंजेस अगर इन्वायरमेंट में आता है तो उन चेंजेस को मीट करे। तो ये 5 के 5 पॉइंट को आप इन शॉर्ट में एक फ्रेज के थ्रू आप इसको याद कर सकते हो। क्या? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दोज साइंटिफिक डिसीजंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो साइंटिफिक डिसीजन है जो गाइडलाइन देता है मैनेजर को, ताकि मैनेजर समाज की टुवर्ड्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर सके, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे, और कोई भी चेंजेस अगर एनवायरनमेंट में हो उस चेंजेस को लागू करे। तो ये 5 पॉइंट है। तो सबसे पहला साइंटिफिक डिसीजंस है जो गाइडलाइंस देता है मैनेजर को ताकि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे, और कोई भी चेंजेस अगर एनवायरनमेंट में आता है तो उस चेंजेस को अडॉप्ट करे। तो यही 5 पॉइंट क्लास एक कहानी की तरह याद कर लो, डेफिनेशन की तरह। तो ये 5 पॉइंट आपको लर्न हो जाएंगे। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्लास पूछ सकता है एनसीईआरटी का कीवर्ड, scientific decision. Management principles are scientific decision. It means these are made with proper logic, reason and fact. So these principles help manager to take scientific decision. तो proper logic, facts को देखते हुए, रिसर्च करते हुए प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। They emphasize logic rather than blind faith. अब ये लाइन किसके अंदर है? साइंटिफिक डिसीजन के। यहां से यही लाइन क्लास आपको दे देगा एनसीईआरटी में, बोलो which importance of the principle of management is highlighted here. So they emphasize or logic rather than building faith. Management decisions taken on basis of principles are free from bias and prejudice. They are based on objective assessment of the situation. यानी कि क्लास किसी के मर्जी से, किसी की पावर से, किसी की सोच से, किसी के एक्सपीरियंस से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालते। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मेंस जो होते हैं वो साइंटिफिक डिसीजन होते हैं। दूसरा ये क्लास गाइडलाइन करता है मैनेजर को। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गिव्स गाइडलाइन टू द मैनेजर। दीज प्रिंसिपल्स इंप्रूव आपकी नॉलेज, आपकी एबिलिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को ये बढ़ाता है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करता है, आपकी मदद करता है ताकि आप समाज की टुवर्ड्स जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पूरा करो। क्यों इतने अंबानी अदानी लोग दान देते हैं, स्कूल्स खोलते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, क्लास ऑर्फनेज खोलते हैं, कैंसर हॉस्पिटल्स खोलते हैं, क्यों खोलते हैं? समाज की टुवर्ड्स उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स मैनेजर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करो, उसका वेस्ट मत करो, ताकि कॉस्टफुल जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो कम आए। वेस्टफुल एक्टिविटी को क्लास ये हटाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे आपके वेस्टफुल एक्टिविटी, जो आप इधर उधर की चीजें करते हो, टाइम खराब करते हो, उसे कैसे बचाता है। और कोई भी चेंजेस अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करता है उस चेंजेस को इंटरनल एनवायरनमेंट में लागू करने के लिए, राइट? तो these are the importance of प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये साहब है क्लास हेनरी फ्योल, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। जो इन्फॉर्मेशन दी है मस्ट है, करके जाना। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हाईलाइटेड क्या है? जनरल, जनरल, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जो क्लास 29 जुलाई 1841 में पैदा हुए इस्तांबुल टर्की में। इन्होंने किताब लिखी जो कि इंपॉर्टेंट है, नाम जानना, हेनरी फ्योल्स क्लासिक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ही बिकम फेमस एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट। इन्होंने लाइफ में इतना ग्रो किया, अपने साथ चलती हुई कंपनी को इतना आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए और इन प्रिंसिपल्स को हम याद रखते हैं। जैसे हमारे भी, आपके घर में भी आपके पापा कहते होंगे, आपके दादाजी परदादाजी हमेशा ये कहा कहते थे, जिसको मैं आज भी याद रखता हूँ। तो यार वो सारी की सारी बातें एक प्रिंसिपल के तौर पे ही तो है जो आज भी याद रखते हैं, जो उनको हेल्पफुल करता है, जो उनकी मदद करता है। इसी तरीके से इन्होंने बिजनेस को ग्रो करने में काफी अच्छा रोल प्ले किया है। तो इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए वो हमको पढ़ने चाहिए कि इन्होंने कैसे ग्रो किया, कल को हम भी अपने बिजनेस को ऐसे ही ग्रो कर पाएंगे। एनसीईआरटी से क्या उठाया है? हेनरी प्रिंसिपल
हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स है, हु एज यू हैव रीड एज एसोसिएटेड विद द क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। इन्होंने क्या दिया है क्लास? क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी दी है। वेयर एज अभी हम आगे पढ़ेंगे इन्हीं की तरह क्लास एफ डब्ल्यू टेलर भी हैं। एफ डब्ल्यू टेलर वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर, हेनरी फ्योल वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। टेलर गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक, टेलर बात करेगा साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जबकि फ्योल बात करता है जनरल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के। अब ये लाइन ध्यान रखना, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा गलत है, ऐसे भी आ सकता है। तो फ्योल जो है वो बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल की, और टेलर बात करते हैं किसकी? साइंटिफिक मैनेजमेंट की। ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आगे, ये है हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। अब इनके नाम भले ही आपको याद हो ना याद हो, लेकिन ये प्रिंसिपल क्या कहते हैं वो पता होना चाहिए। पहले आपको क्या, पहले क्वेश्चन ऐसे आते थे, इसमें से 2 या 3 प्रिंसिपल दे देगा, बोलेगा लिखो इनको, एक्सप्लेन करो। अभी भी ऐसा आ सकता है, चांसेस थोड़े कम है। और घुमा के कैसे पूछेगा? इन प्रिंसिपल्स का अंदर का कहीं एक्सप्लेनेशन दे देगा आपको, और पकड़ के समझना है कि ये कौन सा प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये 14 प्रिंसिपल एक एक करके समझते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल है। सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क। सिंपल ये प्रिंसिपल कहता है कि जो टोटल वर्क है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो और एक इंसान को एक ही काम दो, मैचिंग टू हिज स्किल्स, हिज क्वालिफिकेशन, हिज एक्सपर्टाइज। इससे होगा क्या? स्पेशलाइजेशन आएगा। जहां पे बात होती है स्पेशलाइजेशन की, वहां समझ जाना बात होगी डिवीजन ऑफ वर्क की। अगर आप इस प्रिंसिपल को वायलेट करोगे, यानी इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करोगे, तो कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, परिणाम क्या होंगे? लैक ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा होगा यहाँ पे, लैक ऑफ एफिशिएंसी। चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं रहेगा और गोल अचीव करने में डिले होगा। एक ही आदमी सारा काम करेगा तो स्पेशलाइजेशन कहां से आएगा? गोल तो लेट ही अचीव होगा। दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जो आपका ओब्लिगेशन है, जो आपको काम जिम्मेदारी मिली हुई है। तो हमेशा प्रिंसिपल हेनरी फ्योल का ये कहना था कि अथॉरिटी जो है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर आना चाहिए। अगर आप किसी इंसान को कोई काम दे रहे हो करने के लिए, तो उस काम को पूरा करने के लिए पावर भी दो। अगर आपने पावर ज्यादा दे दिया तो वो मिस यूज करेगा पावर का, पावर कम दिया, जिम्मेदारी ज्यादा दे दी, तो वो ओवर बर्डन फील करेगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने इसका वॉलेशन नहीं किया तो मिसयूज करेगा अथॉरिटी का, ओवरबर्डन फील करेगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, और काम क्या होगा? देरी होगी। अब इसमें जो कीवर्ड घुमा के पूछे जाते हैं वो कीवर्ड क्या है? मैच करना, पैरिटी करना, इक्वालिटी करना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ऐसा कहीं कीवर्ड है, समझ जाना विच प्रिंसिपल इज दिस? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी एज पर द वर्क असाइंड टू इंडिविजुअल, गिविंग अथॉरिटी मैचिंग टू टारगेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की इक्वालिटी की बात आ जाए ना, तो समझ जाना क्लास कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। डिसिप्लिन, जहां पे कमिटमेंट पूरा करने की बात हो, कि देखो डिसिप्लिन का मतलब पता क्या होता है? कि जो कमिटमेंट आप कर रहे हो, कमिटमेंट आप पूरा करो। अगर एम्प्लॉय मैनेजर को, मैनेजर एम्प्लॉय को कुछ कमिटमेंट कर रहे हैं, वो कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। और दूसरा, डिसिप्लिन तोड़ने पे फाइन पेनाल्टी भी लगता है। स्कूल में सारे बच्चे क्लास सेम ड्रेस पहन के आते हैं, एक ही ड्रेस पहन के आते हैं, कोई फैशनेबल चीजें नहीं पहन के आते, तो वो किसकी वजह से होता है क्लास? वो डिसिप्लिन की वजह से होता है कि आप भैया पूरा डिसिप्लिन में आओ, डिसिप्लिन में बैठो। बैठने का तरीका, पढ़ने के लिए भी एक डिसिप्लिन का तरीका होता है, पूजा करने का भी एक डिसिप्लिन होता है। सोते सोते पूजा नहीं कर पाओगे ना आप, तो वही है। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है क्लास? रेस्पेक्ट फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो हर एक लेवल पे होता है। तो डिसिप्लिन सबके लिए मेंटेन करना जरूरी है। डिसिप्लिन नहीं करने से पेनाल्टी लगाई जाती है। अगर आपने इस प्रिंसिपल का वायलेशन किया तो काम में देरी होगी, वेस्ट किया जाएगा रिसोर्सेज का, क्योस होगा, कंफ्यूजन होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। अच्छा, अब कैसे पहचानोगे तुम कि ये डिसिप्लिन है? क्या कीवर्ड्स है? फ्रेमिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉलोइंग अ कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी डिसिप्लिन है। कोड ऑफ कंडक्ट, आप मैकडोनल्ड्स में जाके बर्गर लेने जाते हो, वहां पे कॉफी पीते हो, तो उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट है काम करने का, है ना, कि काम ग्लव्स पहन के सारी चीजें देंगे, कोई चीज आपको सब पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। उनका काम करने का जो तरीका है वो कॉमन है, वो फिक्स है सबके लिए, कहीं भी चले जाओ आप ऑल ओवर इंडिया में। मीटिंग ऑफ क्लास कमिटमेंट, कमिटमेंट को पूरा करना, सुपीरियर सबॉर्डिनेट से जो क्लास रिलेशनशिप है उसको बेटर करने के लिए प्रोमिसेस जो किए हैं वो पूरा करना पड़ेगा, और पेनाल्टी लगाई जाएगी। जहां पे पेनाल्टी लगा दी गई, समझ जाना वो क्या है क्लास? अच्छा, ऑनर कमिटमेंट, ये लिखा रहता है क्लास, दे मस्ट ऑनर देयर कमिटमेंट, है ना, ये भी लिख लो क्लास।
ऑनर देयर, वैसे तो एक ही बात है यहाँ पे, मीटिंग कमिटमेंट, मीटिंग की जगह ऑनर देयर कमिटमेंट, ठीक है, ऑनर देयर कमिटमेंट, जहां पे ये आ जाए ना ऑनर देयर कमिटमेंट, समझ जाना कौन सा प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है। यूनिटी ऑफ कमांड, अलग अलग बॉसेस की सुनोगे तो कंफ्यूज होगे, तो आप सबको एक ही बॉस का सुनना चाहिए, कमांड आपको एक ही बॉस से लेना चाहिए। यहां पे आप ध्यान रखना क्लास, ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, मोर देन वन बॉस कंफ्यूज द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट अगर अलग अलग जगह से ऑर्डर लेंगे तो कंफ्यूज होंगे और किसी का भी काम नहीं करेंगे, बहाना मिल जाएगा कि आपका इसलिए नहीं किया कि दूसरे बॉस ने काम दे दिया, दूसरे बॉस से बोलेंगे आपका इसलिए नहीं किया कि तीसरे बॉस ने काम दे दिया, तो भैया वो किसी का काम नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, because if he receiving order from more than one boss, then he will be confused and will not be able to understand that whose order must complete first। लेकिन अगर आपने इस प्रिंसिपल को वायलेट किया, आपने अलग अलग कमांड लिए लोगों से या अलग अलग कमांड दिया, तो कंफ्यूज होगा माइंड में सबऑर्डिनेट्स के, सबऑर्डिनेट बहाने बनाएगा, डिफिकल्ट होगा क्लास डिसिप्लिन को मेंटेन करना, और ईगो क्लैशेस होंगे अलग अलग सुपीरियर के बीच में कि अच्छा वर्कर ने तेरा काम किया लेकिन मेरा काम नहीं किया, तो उसको दुख होगा। समझ रहे हो? अगला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी वन हेड वन प्लान, वन यूनिट वन प्लान। ध्यान रखना, ये जो वन यूनिट वन प्लान है ना, इसमें आप कैसे पहचानोगे? वन यूनिट वन प्लान मतलब आपने एक टारगेट बनाया है सबके सब, पहले इस एक टारगेट को अचीव करो। तुम रियल लाइफ में ये काम नहीं करते। तुमने सोचा आज मैं बीएसटी खत्म करूंगा, लेकिन आधे दिन में तुमने अकाउंट भी उठा लिया, फिर तुमने नया टारगेट बना लिया कि मैं इतना कल करूंगा बीएसटी, आज अकाउंट्स खत्म कर लेता हूँ, फिर आपने मैथ्स उठा लिया, फिर आपने फिजिकल उठा लिया। भैया एक ही टारगेट बनाओ और उसको अच्छे से अचीव करो कि ये टारगेट मुझे किसी भी कीमत पे पूरा करना है। एक टारगेट बनाओ, उसको अचीव करो पहले, यही है वन हेड वन प्लान। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द मेंबर्स एंड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। वन यूनिट वन प्लान, वन हेड वन प्लान। अगर आपने इस प्रिंसिपल को वायलेट किया तो होगा क्या? ऑर्गेनाइजेशन गोल तो अचीव नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन भी खराब होगा क्लास, और साथ में रिसोर्सेज का भी वेस्टेज होगा, एफर्ट्स भी वेस्टेज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, मतलब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो प्रिंसिपल है इंपॉर्टेंट है। पहचानोगे कैसे इससे? ये वो प्रिंसिपल है जिससे क्लास ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी को रोका जाता है। ध्यान रखना, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी को कहां रोका जाता है? वन यूनिट वन प्लान, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर। वन हेड वन प्लान, एफर्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज मस्ट डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन गोल, यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, सबके एफर्ट को यूनिफाई करना और एक जगह लेके चलना, दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल सीधा सीधा ये कहता है इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचना, जनरल के बारे में सोचना है। अपने बारे में नहीं सोचना, आम जनता के बारे में सोचना है, मतलब कंपनी के बारे में सोचना है। अपने फायदे के बारे में नहीं सोचना, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के बारे में सोचना है। अगर मान लो कि मैं एक इंजीनियर हूं और मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, ये केस स्टडी सीधा सीधा आता है, बता रहा हूं, मुझे बोला गया है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट लो, ब्रिज बनाओ, हाईवे बनाओ। तो एक कंपनी हाईवे 10 करोड़ में बनाती है और मेरा भाई भी हाईवे बनाता है, वो 15 करोड़ में बना रहा है, तो मैं अपने भाई को कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ, इसको नहीं देता कॉन्ट्रैक्ट, अपने भाई को कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ, तुम बना लो 15 करोड़ में हाईवे, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार का नुकसान होगा, 10 करोड़ में वो बना रहा था, लेकिन छोड़ो, आप बना लो इस हाईवे को 15 करोड़ में, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तुम मेरे घर पे 1 करोड़ रुपए भिजवा देना, एक अच्छी सी गाड़ी चमचमाती जो है वो मेरे को भिजवा देना। तो अपने फायदे के लिए सरकार का 5 करोड़ का चूना लगा दिया। दिस इज कॉल्ड द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मेरे घर में फंक्शन है ना, मैं फंक्शन में गांव चला गया, जबकि उस टाइम पे कंपनी को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो मैंने कौन सा प्रिंसिपल अवॉइड किया? अपने फायदे के बारे में सोचा, कंपनी के फायदे के बारे में नहीं सोचा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, या मैंने घूस ले लिया, दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये है। अगर आप इस प्रिंसिपल को वायलेट करोगे तो होगा क्या? नो अचीवमेंट ऑफ गोल, गोल अचीव नहीं होगा, और लंबे समय में तो मुझे भी नुकसान होगा। कब तक चलेगा ये? कहीं ना कहीं पकड़ा जाऊंगा, लंबे समय में मेरे को भी नुकसान होगा। अब ये जो कीवर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ मिक्स है, मतलब तुम्हें इस पीडीएफ के बाद कुछ नहीं पढ़ना। Organization interest is more important than personal interest of employee. While taking decisions, manager must give priority to the benefit of organization, not to the personal benefit. ठीक है, employee should show exemplary behavior. ये लाइन क्लास बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। Employee should show exemplary behavior. ये लाइन जहां आ जाए ना, एम्प्लॉय को क्लास बचना चाहिए घूस से, और ये लाइन जहां आ जाए, अपने फायदे के नहीं कंपनी के बारे में सोचना चाहिए, समझ जाना सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ट्राई टू अचीव पर्सनल गोल विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, नॉट सैक्रिफाइस बाय ऑर्गेनाइजेशन गोल। कंपनी का गोल बिल्कुल सैक्रिफाइस मत करना, कंपनी को फायदा पहुंचाओ, कंपनी तुम्हें इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाएगी। मैनेजर शुड नॉट टेक अनफेयर डिसीजन बाय टेकिंग ब्राइब और बाय गिविंग बेनिफिट टू देयर रिलेटिव, बट डिसीजन मस्ट बी बेनिफिट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के हित में होना चाहिए, ना कि तुम्हारे रिश्तेदारों के हित में। एम्प्लॉय मस्ट सैक्रिफाइस देयर लीव और अटेंडेंस फैमिली फंक्शन इफ ऑर्गेनाइजेशन नीड द प्रेजेंस ऑफ एम्प्लॉय। अगर आपकी जरूरत है तो फैमिली फंक्शन जाए भाड़ में।
ऐसा क्लास ये वाला प्रिंसिपल कहता है। तो सोचो ना, ये प्रिंसिपल आपको कितना कुछ सिखा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन टू पर्सन कहता है यार इंसान को अच्छे पैसे दो। अगर अच्छे पैसे नहीं दोगे ना तो वो काम अच्छा नहीं कर सकता, उसको भी अपना घर परिवार चलाना है, एक्सपेंसेस को बियर करना है। तो फेयर पे करना है, एडिक्वेट वेजेस देना है, पर्याप्त वेजेस सैलरी, ताकि एक मेंटेन कर सके वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। इंक्रीज इन प्रॉफिट और प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज इन एम्प्लॉय सैलरी एंड वेजेस ऑल्सो। देखो ये ध्यान रखना है, जो प्रिंसिपल है ना, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल हम आगे जगह पढ़ेंगे एफडब्ल्यू टेलर का। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये उस प्रिंसिपल से मैच खाता है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड भी कहता है कंपनी ज्यादा कमा रही है तो फायदा एम्प्लॉय को ज्यादा देना चाहिए। तो ये वो प्रिंसिपल है जिसे क्लास फॉलो करना चाहिए। कल को आप कंपनी खोलोगे तो अगर आप फायदा कमाते हो तो अपने एम्प्लॉय को भी फायदा पहुंचाओ, तभी वो एम्प्लॉय और अच्छा काम करेंगे, आप और ज्यादा फायदा कमाओगे। पे एज पर द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ फर्म, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप पे करो, कैपेसिटी अच्छी है ज्यादा पे करो। तो अगर आप इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हो तो क्या होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा, और डिससेटिस्फेक्शन होगा, एम्प्लॉय डीमोटिवेट होगा। तो आपको अच्छे पैसे देने चाहिए, प्रिंसिपल ये कहता है। अगला है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजर्स सारा काम खुद नहीं कर सकते, तो वो कुछ काम को नीचे लेवल पे बांट देते हैं, तो उस काम को पूरा करने के लिए पावर भी नीचे लेवल पे सबको बांट देते हैं। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन कुछ पावर, कुछ डिसीजन वो अपने पास रखते हैं, वो किसी को नहीं देते कि भैया ये काम तो मैं ही करूंगा, इस पे साइन तो मैं ही करूंगा, ये चीज तो मुझसे पूछ के ही करना। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को ना फुल्ली सेंट्रलाइज, फुल्ली डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। कुछ पावर अपने हाथ में रखो, कुछ पावर को नीचे लेवल पे बांट दो। यही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आप इस प्रिंसिपल को वायलेट करोगे तो होगा क्या, कंप्लीट अगर सेंट्रलाइजेशन करते हो तो काम में देरी होगी, सारा अपने पास रख लोगे पावर तो काम कैसे होगा, और सारा नीचे लेवल पे दे दोगे तो क्लास वो अथॉरिटी का मिसयूज करेंगे। और एनसीईआरटी में और जो कीवर्ड्स है वो, या फिर जो भी कीवर्ड्स है अदर, वो है की डिसीजन शुड बी टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट एंड रूटीन डिसीजन कैन बी, ये कैन बी टेकन बाय मैनेजर्स वर्किंग एट मिडिल एंड लोअर लेवल। तो टॉप लेवल मैनेजर की डिसीजंस को अपने पास रखते हैं, बाकी सब लोग नीचे लेवल, नीचे लोअर और मिडिल लेवल पे बांट देते हैं। तो ये जब बात होगी तो समझ जाना वो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। केस स्टडी पढ़ोगे आप समझ रहे हो कि कुछ पावर अपने हाथ में रख रहा है, कुछ नीचे लेवल पे बांट रहा है, सबको सबको बांट रहा है ना, हर एक लेवल पे सबको बांट रहा है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। स्केलर चेन कहता है कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आ रही है तो भैया वो लाइन बाय लाइन ही जानी चाहिए। ये अपने बॉस को इन्फॉर्म करे, ये अपने बॉस को, अपने बॉस को, फिर ऊपर से नीचे आता है तो ये अपने नीचे, अपने नीचे, अपने नीचे, लाइन बाय लाइन इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, सो दैट इन्फॉर्मेशन कहीं मिस ना हो, कोई उससे बच ना जाए, कोई अछूत ना रह जाए। और दूसरी चीज, इससे फायदा क्या, घाटा जरूर है इससे एक, कि डिसीजन में बहुत देरी होती है, लाइन बाय लाइन इन्फॉर्मेशन जाएगा तो काफी टाइम लग जाएगा, राइट। और लेकिन इसमें क्लास हेनरी फ्योल ने एक शॉर्टकट भी दिया है। अगर कोई इमरजेंसी वाला मैसेज है तो आप डायरेक्टली क्लास किसी को भी इंफॉर्मेशन जो है वो पास कर सकते हो डायरेक्टली, उसको गैंग प्लैंक कहते हैं, ठीक है। फॉलोइंग लाइन ऑफ, ये वर्ड अगर आ जाए ना, लाइन ऑफ अथॉरिटी या हायरार्की ऑफ मैनेजर्स, तो आप समझ जाना वो कौन से प्रिंसिपल की बात कर, स्केलर चेन की बात कर। रिपोर्ट टू योर इमीडिएट बॉस ओनली, आप सिर्फ अपने ऊपर के बॉस को ही क्लास रिपोर्ट करो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कम्युनिकेशन गैप होगा, कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी अथॉरिटी रिलेशनशिप में, कौन आपका सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कोई क्लैरिटी ही नहीं रहेगा कुछ भी। तो क्या कहता है प्रिंसिपल, स्केलर चेन मींस लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ superior from highest to lowest rank. Fayol insists that this chain must be followed strictly in the organization. Information must pass through every employee. No skipping is allowed. लेकिन अगर कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है तो फेयोल ने एक शॉर्टकट दिया जिसको बोलते हैं गैंग प्लैंक, ओके। To this leads to systematic flow of information and no communication barrier, but डिले होगा एक्शन के अंदर। यह है सिंपल भाषा जिसे आप एग्जामिनेशन में लिखोगे, और ये मैंने वो बता दिया क्लास जिसे आप एग्जामिनेशन में लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो पता होना चाहिए, ताकि इसको समझ जाओ कि अच्छा ये कीवर्ड है, इसको लिखना थोड़ी है, ये तो ऊपर लिखा हुआ आएगा, उसको पढ़ के समझना है आपको ये कौन सा प्रिंसिपल है, या केस स्टडी के अंदर लिखा हुआ आएगा, उसको पढ़ के आपको समझना है ये किस प्रिंसिपल की बात कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये कहता है एवरीथिंग, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेस हो चाहे सामान हो, सामान की भी जगह होनी चाहिए प्रॉपर, और कौन साहब कहाँ बैठे हैं उनका ऑफिस कैबिन भी प्रॉपर होना चाहिए, ताकि किसी इंसान को ढूंढना हो उन्हें तो इजीली ढूंढ सके, टाइम का वेस्टेज ना हो।
या कोई सामान ढूंढना हो तो इजीली आप ढूंढ सको, उसका क्लास वेस्टेज ना हो। दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड बट दिस रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। दिस इज मतलब क्या है क्लास, अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह की और हर इंसान की। इट लीड्स टू सेव टाइम एनर्जी इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल एंड स्मूथली वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, वायलेशन करोगे तो क्या होगा, तो काम में देरी होगी, किसी को ढूंढने में तुम्हारी एनर्जी तुम्हारा समय दोनों वेस्ट होगा, डिले होगा, डिसीजन में एक्शन में डिले होगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बहुत सिंपल सा फंडा है क्लास, किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी एम्प्लॉय के बीच किसी भी तरीके से मत करना, जेंडर बेसिस पे भी मत करना, मेल फीमेल के बेसिस, लड़की है तो प्रमोशन कर दिया, लड़का है तो प्रमोशन नहीं किया, तुम्हारे गांव का है तो प्रमोशन कर दिया, दूसरे गांव का है तो उसको छुट्टी भी नहीं दे रहे तुम, तुम्हारी जाति का तुम्हारे धर्म का है तुम्हारे रिलीजन का है तो तुम सपोर्ट कर रहे हो उसको, दूसरे को नहीं कर रहे। किसी प्रकार का भेदभाव अगर तुम करते हो तो तुम्हारे और एम्प्लॉय के बीच में एक अनहेल्दी रिलेशनशिप बन जाएगा और वो टिक के काम भी नहीं करेगा, लेबर टर्नओवर जो है तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो किसी प्रकार का जेंडर, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ, नेशनलिटी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। कीवर्ड क्या है, फेयर, काइंड एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय, नो डिस्क्रिमिनेशन विद एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, सेम पॉलिसी और रूल्स सबके लिए है, नो प्रेफरेंस टू मेल और फीमेल पर्सन, रिलीजन की वजह से प्रमोशन नहीं करना। और लेकिन ये एक टेक्निक है, उस टेक्निक का क्लास उल्लंघन करता है और वो टेक्निक है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। यहाँ कहता है भेदभाव मत करो और वहां पे टेलर साहब क्या कहते हैं, जो ज्यादा काम कर रहा है ना उसको ज्यादा रेट से सैलरी दो। तो ये एक तरीके का क्लास का भेदभाव माना जाता है, भले आप इसको एक्सेप्ट ना करो, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं भी नहीं करता किसी किसी चीज के ऊपर, बट हाँ पेपर में अगर आता है तो आप ध्यान रखना कि कौन से जो ये जो प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये कौन से टेक्निक का वायलेट करता है, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम। टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी दो। अगर उसको डर रहेगा ना मुझे कभी भी निकाल दिया जा सकता है तो वो काम अच्छे से नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉय लंबे समय तक आपके पास टिक कर अच्छे से काम करे तो भैया उसको ना टाइम दो सेटल होने का, कि ठीक है भाई तू 3 महीने ले ले, 6 महीने ले ले, सेटल हो जा, अच्छे से काम सीख ले, तब हम तेरे से उम्मीद करेंगे। तू नया नया आया है, हम तेरे से उम्मीद नहीं करेंगे। इसके लिए कीवर्ड्स क्या है, नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब निकाल देना, ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह डाल देना। गिविंग मिनिमम टाइम टू एम्प्लॉय टू सेटल डाउन, कम से कम सेटल डाउन को टाइम दो। और अगला मैंने बता दिया आपको, जॉब सिक्योरिटी, दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो रिसोर्सेज को वेस्ट करेगा सीखने में, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा और नए एम्प्लॉय को फाइंड करने में भी आपको दिक्कत होगी और टर्नओवर ही बढ़ जाएगा, एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे। तुम्हारे यहाँ ट्रेनिंग लेंगे फिर छोड़ के चले जाएंगे, किसी और के यहाँ पैसे कमाएंगे। तो भैया ऐसा मत करो, टिका के काम करो। एम्प्लॉय जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉय because with the feeling of insecurity job cannot be contribute their maximum. Frequent turnover of employees is bad for organization, such decision must taken when they almost unavoidable. तो मतलब जब तक आप कोशिश करो कि यार इसको अवॉइड ही करो, जब बिल्कुल ही मजबूरी हो गई तो आप एम्प्लॉय का ट्रांसफर करो, टर्मिनेट करो, लेकिन उससे पहले नहीं। इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव मतलब क्या, अगर कोई वर्कर कोई सजेशन देता है तो मैनेजर को उनके सजेशन को वेलकम करना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, बताइए सर आप क्या सोचते हैं, ये नहीं कि अच्छा तू हमें बताएगा, इतना बड़ा हो गया है ना। अगर आप क्लास इसका इस प्रिंसिपल को वायलेट करोगे, नहीं मानोगे इस प्रिंसिपल को, तो एम्प्लॉय डिमोटिवेट हो जाएंगे क्लास और अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनिशिएटिव का मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। फ्योल सजेस्टेड दैट एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम डिसीजन इन मेकिंग इन इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान। किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आप भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दो। कीवर्ड क्या है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को, है ना, स्पिरिट ऑफ एम्प्लॉय का बढ़ता है, एनकरेज करता है, वेलकम करने से, सजेशन वेलकम करने से एम्प्लॉय इंकरेज होता है। मैच, ये किस प्रिंसिपल से मैच खाता है, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एफडब्ल्यू टेलर का, ये उससे मैच खाता है, ये ध्यान रखना। कौन किससे मैच खाता है, कौन किसका अपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्ट है, वो सब याद रखना। और ये एक फीलिंग, एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग क्रिएट करता है, इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। इनको लगता है यार हम भी कंपनी का हिस्सा हैं, मालिक हमसे पूछ के काम कर रहा है, तो अच्छा फील किसको नहीं आएगा। तो एक बिलोंगिंगनेस, ये कंपनी का एक पार्ट खुद को समझने लग जाते हैं, तो बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अगला है लास्ट प्रिंसिपल हेनरी फ्योल का, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में बल है, आई को वी से रिप्लेस करता है। अब बच्चे बोले सर आई को वी से रिप्लेस करता है, तो मैनेजमेंट के अंदर भी था। भैया सवाल क्या पूछेगा कि ये मैनेजमेंट का कौन सा फीचर है, तो वो क्लास आई को वी से रिप्लेस करता है,
ग्रुप एक्टिविटी वाला वो डाल देना। क्वेश्चन पूछेगा आई को वी से रिप्लेस करता है कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, तो ऑब्वियसली आप वो थोड़ी डालोगे, मैनेजमेंट का फीचर थोड़ी लिखोगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है तो क्लास ये लिखोगे, स्पिरिट डी कॉप्स। तो यहाँ पे आई को वी से रिप्लेस होता है। दिस विल गिव अ राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट, मैनेजर शुड इनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट। आप अलग अलग लोगों से 100 अलग अलग लोगों से काम मत कराओ, जबकि 4 टीम बना दो 25-25 लोगों की, या 50-50 की 2 टीम बना दो, आप इनसे काम कराओ। तो टीम स्पिरिट इज ऑलवेज हाई देन इंडिविजुअल स्पिरिट। इस टीम का जो स्पिरिट है ना वो हाई होगा। इस 25 में 2 लोग छुट्टी पे भी है ना, तो वो 23 के 23 जो बच्चे हुए लोग हैं वो उन 2 का काम करके तुमको देंगे। इंडिविजुअली कराओगे तो क्लास ऐसा किसी दूसरे काम कोई नहीं करेगा। तो ग्रुप का हमेशा कॉम्पिटिशन भी होता है, स्कूल में भी इसीलिए हाउसेस बनाए जाते हैं अलग अलग, ताकि उनके बीच की खेल कॉम्पिटिशन कराया जा सके, या फिर कुछ भी क्लास उन टीम एक अच्छा एक अंदर से फील आता है यार हमारा हाउस है, हमारी टीम है, तो हम कुछ कंट्रीब्यूट करें उनके लिए। अगर आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, ग्रुप गोल अचीव नहीं होगा और इंडिविजुअल को बस स्ट्रेस भी ज्यादा होगा। ग्रुप में ना स्ट्रेस कम रहता है, कोई कमजोर भी रहता है तो बाकी लोग उसकी हेल्प कर देते हैं। कीवर्ड क्या है? टीम स्पिरिट इज मोर देन इंडिविजुअल स्पिरिट, वर्क विद टीम स्पिरिट एंड यूनिटी इज स्ट्रेंथ, फॉलो प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइड वी फॉल। देखो ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? यूनाइटेड वी स्टैंड, ये जनरल प्रिंसिपल है, इस सब्जेक्ट का नहीं है। यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइड वी फॉल, दिस प्रिंसिपल आजकल पॉलिटिशियंस भी इसको यूज कर रहे हैं। बताना जरा मुझे कि कौन कौन से पॉलिटिशियंस को यूज करते हैं कि सब लोग मिलकर रहेंगे तो साथ खड़े रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। दिस प्रिंसिपल वॉज यूज इन मोटिव मूवी चक दे इंडिया में, इस प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है। या आई को वी से रिप्लेस करता है। चक दे इंडिया में भी देखो वो ग्रुप की बात की गई है, यूनिटी स्ट्रेंथ की बात करी गई है। नाउ FW टेलर साहब, टेलर साहब ने 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। It means application of science for each and every element of management. Frederick Winslow, full नाम है Winslow Taylor, was an American born 20 March of 1856 in Pennsylvania, USA. He was known as, ये किनको, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कौन थे? हेनरी फ्यूल। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? टेलर। टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो हम पढ़ेंगे आगे चल के। ये है एनसीईआरटी की लाइन। फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर जो है अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, हु सॉट टू इंप्रूव इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। तो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जिसने काम किया था वो थे FW टेलर। और इनका जो पहला प्रिंसिपल है वह है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये कहते हैं कि हर जगह साइंस, बिजनेस में जो भी डिसीजंस ले रहे हो वो साइंटिफिक होना चाहिए, आपकी मर्जी से, क्योंकि आप मालिक हो, आपके पास्ट एक्सपीरियंस से काम नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम नहीं चलेगा। हर चीज जो है वो क्लास साइंटिफिक तरीके से किया जाना चाहिए। यूज ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज ओनली one best method to maximize efficiency, and this method could be developed through study analysis, not rule of thumb. स्टडी करो, एनालिसिस करो, कितने बजे एम्प्लॉय आएंगे, कितने बजे जाएंगे, कौन सा काम कितने घंटे के अंदर होना चाहिए, तुम्हारा टारगेट क्या रहना चाहिए दिन भर का, ये सब तुम डिसाइड नहीं करोगे, तुम मालिक हो। तो ये इसके लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे तब जाकर डिसीजन लेना। आप मैनेजर शुड नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन हिज इंस्टीट्यूशन विल और एक्सपीरियंस, अपनी इच्छा, अपनी पावर, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं, एक डिसीजन लेना है आपको साइंटिफिक तरीके से। सो दिस इज कॉल्ड साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इनके कीवर्ड है, इन चारों प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता है तो इनकी कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या कहता है क्लास? की मेल जोल होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मनी between the employees and management. This coordination will help to minimizing the conflict between them. Perfect understanding between employer and management will helpful in creating healthy work environment for achieving the desired goal. अब इसका कीवर्ड क्या है? मैनेजमेंट शुड शेयर गेन, अगर आपने मुनाफा कमाया है तो उसको वर्कर के साथ आपको बांटना चाहिए। वर्कर शुड वर्क हार्ड एंड विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंज, जो कि कंपनी के लिए अच्छा है। इंटरेस्ट ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट इज सेम, ये सारे इनमें से कोई भी लाइन आपको मिल जाना, समझ जाना कौन सा प्रिंसिपल है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। प्रोस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज अकम्पाइंड द प्रोस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर खुद का फायदा लंबे समय तक नहीं कर पाएगा जब तक उस फायदे में एम्प्लॉय का फायदा ना छुपा हो। मेंटल रेवोल्यूशन इन मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। हमेशा वर्कर सोचता है कि मैनेजर घूमता रहता है, कब सबसे कम काम करता है, सबसे ज़्यादा सैलरी देता है, और अपने कैबिन के अंदर बैठा रहता है, सबसे ज़्यादा सैलरी लेता है। और मैनेजर सोचता है वर्कर छुट्टियां मारता है, इतनी काम नहीं करता, रिसोर्सेज को तोड़ता फोड़ता वेस्ट करता है, कुछ समझता नहीं है, और इतने और डिमांड बहुत ज़्यादा करता है। तो दोनों ना एक दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, है ना। उस नेगेटिव थिंकिंग को खत्म करने के लिए क्लास टेलर ने एक टेक्निक बताई जो हम आगे पढ़ेंगे, मेंटल रेवोल्यूशन। यूनिफिकेशन और हार्मनी
और इंटीग्रेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, और ये मैच करता है कौन से प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन से, जो कंपनी को अपनी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पे करना चाहिए, पढ़ा था ना आपने। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये मीनिंग है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म कहता है कि वर्कर के सजेशन को वेलकम करो, दिस इज कॉल्ड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। According to this principle, worker must carry it in cooperation with each other with mutual confidence and understanding of each other. The management must take worker in confidence before setting up standards task for them. ये क्लास ना ये पुराने वाले का है, ये शेयरिंग गेन जो कर रहा है ना, ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का है, ध्यान रखना। शेयरिंग गेन वाला जो है वो इमेज जो है गलती से यहाँ आ गया, ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का इमेज है, ठीक है। Manager should welcome suggestion and rewards also given for good suggestion. At a time of worker should not go on strike. वर्कर को अनरीजनल डिमांड नहीं करना चाहिए, बिना मतलब के जो है स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए। एग्जाम्पल, नो लंच टाइम, आज आप लंच टाइम नहीं दे रहे हैवी लोड की वजह से, वर्कर के सजेशन को वेलकम करना। नो अनरीजनल स्ट्राइक्स डिमांड और पैटर्निस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट या पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, ये सब चीज जहां लिखी मिल जाए वो समझ जाना कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है। अब इसकी कीवर्ड्स पे आते हैं। तो शेयरिंग गेन वाला किसके अंदर आता है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं। ये किसका एक्सटेंशन है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है। सजेशन को वेलकम करना चाहिए वर्कर का, रिवॉर्ड दो वर्कर को अच्छे सजेशन के लिए, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए क्लास, नॉट इवन नीड ऑफ ट्रेड यूनियन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप ओपन कम्युनिकेशन रखो। वर्कर मैनेजमेंट में ना घर परिवार जैसा रिश्ता होता है जापान के अंदर, जिसको बोलते हैं पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, वो आता है इसके अंदर। Equal division of work and responsibility between workers and management. Management should work side by side with workers. Competition should replace with cooperation. ये लाइन ध्यान रखना, कीवर्ड्स में कई बार आता है केस स्टडी के अंदर, ये लाइन से पहचानना होता है कि वो कौन सा प्रिंसिपल की बात कर रहा है। तो कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस बाय कॉपरेशन, ये किसके अंदर आता है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के अंदर। चौथा और लास्ट यही कहता है कि अगर आप चाहते हो कि आपका वर्कर अच्छा काम करे तो भैया आपको अच्छी ट्रेनिंग भी उसको देनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी टेकन केयर ऑफ राइट फ्रॉम इट्स सिलेक्शन। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एवरीबॉडी ट्रेनिंग शुड बी मेड। कंपनी शुड ट्राई टू अपडेट देयर नॉलेज, अपडेट क्लास करना चाहिए वर्कर के नॉलेज को टाइम टू टाइम। एम्प्लॉय को प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए। इससे क्लास क्या होगा, एम्प्लॉय तरक्की करेगा और एम्प्लॉय तरक्की करेगा तो कंपनी ग्रो करेगी। प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ वर्कर्स एंड द कंपनी। तो अगर आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम 100 में से 100 लेके आओ, मेरा चैनल ग्रो करे, आप लोग मुझे सपोर्ट करो, तो भैया मुझे अच्छे से पढ़ाना भी पड़ेगा आप लोगों को। अगर मैं आपको 100 नंबर का पढ़ाऊंगा तभी आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 100 नंबर लेके आओ। जब मैं आपको 100 नंबर का पढ़ा ही नहीं रहा हूं तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, आपको प्रॉपर रिवीजन नहीं करा रहा तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अच्छे नंबर लेके आओ, खुद सोचो। तो कंपनी में वर्कर को ट्रेनिंग दो, सिखाओ और तभी क्लास उनसे एक्सपेक्ट करो। ये प्रिंसिपल कहता है टेलर। ये 4 प्रिंसिपल है टेलर के जो इंपॉर्टेंट है। नाउ टेक्निक, टेलर ने क्लास कुछ टेक्निक्स भी दिए हैं। जो सबसे पहला टेक्निक है जो सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, फंक्शनल फॉरमैनशिप। टेलर कहता है एक इंसान सारे काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो टेलर ने 8 अलग अलग बॉस बना दिए। टेलर ने क्या करा, ये सब कीवर्ड्स ही बोल रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनते, कोई चीज स्किप मत करना। टेलर ने क्या किया, प्लानिंग डिपार्टमेंट और ऑपरेशन डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दिया। बोला ये जो प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो लोग काम करेंगे उनका काम सिर्फ दिमाग चलाना है, दे आर फ्री फ्रॉम वर्किंग डिपार्टमेंट, उनको कोई फिजिकल काम नहीं करना। ऑपरेशन डिपार्टमेंट का काम क्या है, फिजिकली काम करना, उनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और 4 अलग अलग बॉसेस दे दिए। मुझे कॉमेंट सेक्शन में एक एक बच्चे से इन 8 के 8 बॉस का नाम याद चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें टेलर कहते हैं 8 बॉस होना चाहिए क्लास, 4 एक्सपर्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट में, 4 ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। ये देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो ये 4 बॉस कौन कौन से हैं, रूट क्लर्क जो रास्ता दिखाता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो इंस्ट्रक्शन करेगा रास्ते में चलते हुए, टाइम एंड कॉस्ट चेक करेगा टाइम कितना लग रहा है, कॉस्ट कितना लग रहा है और डिसिप्लिन तरीके से काम हो रहा है कि नहीं, इसको चेक करने वाला जो मैनेजर है वो है डिसिप्लिनरियन। तो ये 4 है प्लानिंग डिपार्टमेंट के बॉस। एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट भी बोलते हैं क्लासेस को, ठीक है, क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट। इसके अंदर गैंग बॉस जो हर चीज अरेंज करेगा, रिसोर्सेस वगैरह, मशीन वगैरह। स्पीड बॉस चेक करेगा काम स्पीड से हो रहा है कि नहीं। रिपेयर बॉस कुछ खराबी आ गई मशीनरी में तो रिपेयर करेगा इंस्टेंटली। इंस्पेक्टर क्वालिटी चेक करेगा कि भैया इंस्पेक्ट करेगा कि क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की। कीवर्ड क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पर्सन, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन, ये बताई दिए थे क्लास में, देखो मैंने आपको एनसीईआरटी में भी है। बेस्ड ऑन एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ध्यान रखना ये किस प्रिंसिपल है क्लास, एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, और ये वायलेट करता है यूनिटी ऑफ कमांड को। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, एक ही बॉस की, सुनो यहाँ बॉस ये 8 बना दिए, तो याद रखना कि जो
फंक्शनल फॉर्मैनशिप वाले टेक्निक है ये, दिस इज नॉट प्रिंसिपल, दिस इज टेक्निक। ये वायलेट करता है कौन से प्रिंसिपल को? हेनरी फ्योल की यूनिटी ऑफ कमांड वाले प्रिंसिपल को। अगला स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब आपके प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, आप कौन से टूल से कौन से रॉ मटेरियल से सामान बनाते हो उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज इंसिस्ट ऑन मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड शुड बी मेंटेन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, लाइक टूल्स को सिलेक्ट करना, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, मशीन, स्टैंडर्ड साइज क्या होगा, वेट क्या होगा, ऑल्सो कीप्स इन माइंड। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है? अननेसेसरी डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट, साइज, टाइप, इन सबको क्लास क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। कोई गाड़ी बना रही, कंपनी गाड़ी बना रही है, 2 3 मॉडल ले आती है, ठीक है, अब 8 10 मॉडल ले आएगी, 10 15 कलर में ले आएगी, तो अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ेगा, उसको बिकेगा भी नहीं। तो आपको अननेसेसरी डिवीजन जो है प्रोडक्ट का नहीं करना है। अब एनसीईआरटी क्या कहता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क के टेक्निक पे? रीडिफाइन टू डेवलप अ स्टैंडर्ड विच शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। एक स्टैंडर्ड सेट करो, हर प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड होता है। 200 रुपए किलो मिठाई भी आती है, 2000 वाली भी आती है, 500 वाली भी आती है, 800 वाली भी, 1000 वाली भी। तुम कौन सा स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो? 200 की घड़ी भी आती है, 2000 की, 2 लाख की, 20 लाख की, 2 करोड़ की भी घड़ी आती है, तुम कौन सा स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो, राइट? तो वो डिपेंड करता है। बेंचमार्किंग आर एम एट स्टैंडर्डाइजिंग द वर्क। एक बेंचमार्क पता ना क्या होता है कि किसको देख के आप बनना। फ्लिपकार्ट इज द बेंचमार्क ऑफ, मान लो अमेजन, तो फ्लिपकार्ट कहता है कि मैं अमेजन का बेंचमार्क, वो अमेजन जैसा बनना चाहता है एग्जाम्पल के तौर पे। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। दीज स्टैंडर्ड्स आर बेंचमार्क्स व्हिच मस्ट बी adhered टू ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के तहत उस क्वालिटी को, उस बेंचमार्क को ध्यान रखना है। तो ये सब बातें जब लिखी आ जाए तो समझ जाना है कौन सा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। कीवर्ड क्या है? Bring uniformity in setting a quality standard from selection of raw material, allows interchangeability to reduce unnecessary line of product। ये जो वर्ड है ना, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरचेंजेबिलिटी अलाउड है, आप कोई भी चार्जर लेके किसी भी फोन में यूज कर सकते हो। एक घर में 4 फोन है, चार्जर एक है, तब भी जो है वो चल जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंटरचेंजेबिलिटी। बैटरी सारे क्लास डिवाइस की सेम है, तो आप कहीं भी उसको डाल सकते हो, तो ऐसा बैटरी बनाओ जो 10 जगह लग जाए। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन, अलाउज इंटरचेंजेबिलिटी। ये कीवर्ड्स है, ध्यान रखना, केस स्टडी में तुम्हें देखने को मिलेगा। और जो बच्चे पढ़ते हैं, नॉलेज रखते हैं, वो मेरी बात से अग्री भी करेंगे। वर्क स्टडी, वर्क स्टडी इज अ सम ऑफ फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। ये 4 चीज बची है क्लास, दिन खत्म हो जाएगा चैप्टर ये। वर्क स्टडी के अंदर देखो, फैटिग स्टडी का मतलब होता है थकान अध्ययन। टेलर साहब कहते हैं कोई भी इंसान अगर काम करेगा तो ऑब्वियस है वो काम करते करते थक जाएगा, तो उसको एक इंटरवल देना है। कितनी देर बाद इंटरवल देना है, वो इंटरवल कितने देर का होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, उसके बाद दोबारा वो एक्टिव हो जाएगा काम करने के लिए, तो फिर कितनी देर बाद फिर से इंटरवल देना, और पूरे दिन भर में से कितने इंटरवल देने। ये सारे डिसीजन तुम डिसाइड नहीं करोगे, ये सारे डिसीजन एक साइंटिफिक तरीके से डिसाइड होगा। हजारों वर्कर को बिठा दो, कैमरा लेके, स्टॉप वॉच लेके, देखो लोग काम करने कब थकना स्टार्ट हो रहे हैं, सबका एवरेज टाइम ले लो और उस एवरेज टाइम पे ब्रेक दे दो कि हाँ यार इतनी देर में ब्रेक दिया जाएगा, 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, टी ब्रेक हो गया जैसे। फिर ब्रेक के बाद उनको देखो वो कितनी जल्दी एक्टिव हो गए, तो फिर आपको उतने ड्यूरेशन का देना है ब्रेक, और ये रिपीट करना है। यानी कि आपको अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं, मैं 2 घंटे में थकता हूँ तो 2 घंटे में ब्रेक दे दो, नहीं, साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करके। टू सेट रेस्ट इंटरवल, कितने रेस्ट इंटरवल दोगे, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल और ड्यूरिंग ऑफ रेस्ट इंटरवल, ये सारी चीजें डिसाइड करता है किसमें? फैटीग स्टडी के अंदर रेस्ट इंटरवल की बात करता है ये। तो ये साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, रिसर्च करके, ना कि आपकी अपनी इच्छा से। दूसरा है मेथड स्टडी। टेलर डिवाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी। कौन सा ऐसा साइंटिफिक टेक्निक है जो असेंबली, जो क्लास असेंबली लाइन के बारे में बताता है? मेथड स्टडी। एक बार आप मेथड को सेट कर दो, फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बोलो भैया तुम्हें इसी मेथड को फॉलो करना है, अपना अपना दिमाग मत चलना, कोई और मेथड मत लेके आना। द मेथड स्टडी टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड। हर अलग अलग मेथड से काम कराओ, और जो सबसे ज्यादा अच्छा हो, सबसे कम खर्चा जिसमें लगता हो, उसी मेथड को आप सिलेक्ट कर लो। मालिक अपनी इच्छा से मेथड नहीं बताएगा, ये कहता है कि भैया सिलेक्ट करो मेथड को साइंटिफिक तरीके से। कौन सा बेस्ट मेथड है, बेस्ट वे क्या है काम को करने का। सिलेक्शन ऑफ मेथड विच मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर, डिवाइसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन। देखो ये लाइन मैंने पहले भी लिखवा दी है और आपको ये एनसीईआरटी से मिल गया। तो असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है? मेथड स्टडी के अंदर। अगला आता है टाइम स्टडी। देखो ये टाइम स्टडी का मतलब क्या है, तुम्हें कितने एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए। ये चीज तुम्हें कहां से पता चलता है? टाइम स्टडी से।
है ना, कि तुम्हें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने चाहिए काम करने के लिए। ध्यान रखना, ये बार बार पूछा जाता है ये। टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम, कि यार किसी काम को कितनी देर में किया जाएगा। हजारों लोगों से काम कराओ, घड़ी लेके देखो कौन काम कितनी देर में कर रहा है, सबका एवरेज निकाल दो, उस टाइम को सेट कर दो, भाई तुम्हें इस काम को इतनी देर में करना है, तुम्हें एक पीस बनाना है 15 मिनट के अंदर। तो ये तुम अपने मर्जी से डिसाइड नहीं करोगे, एक्सपेरिमेंट करके डिसाइड करोगे। स्टैंडर्ड टारगेट क्या होगा वर्कर के लिए, दिन भर का टारगेट क्या होगा, और डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड। तो आप समझ जाना कि नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए इसके अंदर, कीवर्ड केस स्टडी के अंदर आएगा, तो आप समझ जाना ये टाइम स्टडी है। मोशन स्टडी, कंपनी में एम्प्लॉय हजारों मूवमेंट करता है, कुछ मूवमेंट प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ मूवमेंट अनप्रोडक्टिव होते हैं। घूमने निकल गया, चाय पानी पीने निकल गया, किसी को ढूंढने के बहाने निकल गया। आप भी स्कूल में ही करते हो ना, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा तो चलो निकल जाते हैं चक्कर लगाने के लिए। तो ये सारे मूवमेंट को बोलते हैं अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। और कंपनी में टिलर कहते हैं सबको देखो, नजर रखो कौन कौन सा मूवमेंट कौन कर रहा है, और जितने भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको एलिमिनेट कर दो, उसके लिए रूल बना दो कि ये मूवमेंट आप नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, टाइम आपका बचेगा। लाइक मैं सिलाई कर रहा हूँ, अब मुझे निडल के लिए, रॉबिन के लिए, बॉबिन्स केस के लिए, फिर सीजर के लिए मुझे बार बार दूसरी जगह जाना पड़ता है, उठा के लाना पड़ता है, तो मेरे पास ही रख दो ताकि मेरे को बार बार जाना ना पड़े, मेरा समय बचेगा। तुम्हारे स्कूल में कई बार ऐसा हो मार्कर नहीं है व्हाइट बोर्ड में, तो आप यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हो मार्कर, तो कई बार मार्कर ढूंढने का बहाना ही मिल जाता है। तो आपका जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, उसी के पास एक मार्कर का डब्बा रख दिया जाए, तो आपको मार्कर निकाल के तुरंत पढ़ाना, टाइम वेस्ट जो है नहीं करना है। तो यही है मोशन स्टडी, कहता है कि कंडक्टर डिटरमाइन द प्रोडक्टिव मूवमेंट और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, है ना, कटिंग डाउन द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट एंड वेस्टफुल मूवमेंट टू कंडक्ट मोशन स्टडी। टिलर सजेस्ट करता है ऑब्जर्व करो एक एवरेज वर्कर को जब वो काम को कर रहा हो, और हर एक मूवमेंट को चेक करो, कितनी बार अपनी जगह से उठा है, और ये सारी चीजें बार बार रिपीट करो 100 ऑफ वर्कर्स के ऊपर, और फिर बाद में क्लासीफाई कर दो कि ये मूवमेंट तो कर सकते हो आप, ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, इसको नहीं कर सकते आप। तो कीवर्ड से कैसे पहचानोगे, कौन सा टेक्निक की बात कर रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, राइट, टू एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, टू डिजाइन द इक्विपमेंट्स और टूल फर्नीचर विच मिनिमाइज द प्रोडक्टिव मूवमेंट। आप ऐसा डिजाइन करो चीजों को कि आपको यहाँ वहां ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, फर्नीचर के पास ही चीजों को रखवा दो, मशीन के पास ही रखवा दो टूल्स को, ताकि टूल्स के बहाने यहाँ वहां बार बार ना जाए। चौथा टेक्निक है डिफरेंशियल पीस वेजेट सिस्टम। अब यहां से केस स्टडी कैसे आएगी, ध्यान समझना। ये सो रहा है, कॉफी पी रहा है, टाइम पास कर रहा है, ये पूरी मेहनत से काम कर रहा है, दोनों को बराबर बराबर सैलरी दी जा रही है, तो पता क्या होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो काम अच्छे से कर नहीं रहा, और ये इसको देखेगा क्या, साला ये सोता है और कुछ भी काम नहीं कर रहा है, और मेरे को पैसा बराबर, इसको पैसा बराबर, तो मैं पागल हूं, तो मैं भी काम नहीं करूंगा, तो ये इसको भी क्या है, काम जो है वो नहीं करेगा फिर ये भी। तो ऐसी केस स्टडी जहां पे एक एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा था लेकिन उसका प्रोडक्टिविटी डाउन हो गया, तो इस सिचुएशन में इसको मोटिवेट करने के लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है वो डिफरेंशियल पीस वेजेट सिस्टम है। ये ज्यादा काम करता है, इसको हायर रेट से वेजेस दिया जाएगा, ये कम काम करता है, इसको लोअर रेट से वेजेस दिया जाएगा। जैसे अगर आप 100 यूनिट बनाते हो तो हर यूनिट का 2 रुपये मिलेगा, लेकिन किसी ने अगर 100 प्लस बनाया तो हर यूनिट जो भी प्लस बनाया हर यूनिट पे 3 रुपए मिलेगा। तो अगर इसने 120 बनाया है तो 100 का 2 रुपए के हिसाब से 200 कमाएगा, और 20 फालतू बनाया उसको 3 के हिसाब से मिलेगा 60, तो इसकी सैलरी होगी 260 और इसकी सैलरी 200। तो जिसको 200 मिला है वो 100 यूनिट बना रहा है या 100 से कम बना रहा है, उसको दुख होगा ना कि यार अगर मैं अच्छे से काम करता तो मुझे भी ज्यादा पैसे मिलते, तो वो भी अच्छे से काम करेगा। ये फायदा है डिफरेंशियल पीस वेजेट सिस्टम का। कीवर्ड्स क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है, डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर। अब यहां पे ध्यान समझना, कैसे पता चलता है या किस टेक्निक से पता चलता है कौन सा वर्कर एफिशिएंट है कौन सा वर्कर इनएफिशिएंट है, डिफरेंशियल पीस वेजेट सिस्टम। ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा। और लास्ट है, ये क्लास वायलेट करता है, उल्लंघन करता है कौन से प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का। इक्विटी कहता है बराबर बराबर, ये कहता है नहीं ज्यादा काम कर रहा है ज्यादा दो। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको हायर रेट से उतना वेजेस जो है वो दिया जाएगा। लास्ट है मेंटल रेवोल्यूशन, दोनों के बीच में जो नेगेटिव एटीट्यूड से खत्म करना, चेंज द आउटलुक ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मैनेजमेंट और वर्कर दोनों के बीच का जो नेगेटिव एटीट्यूड से खत्म करना ही क्या कहलाता है, मेंटल रेवोल्यूशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक इज टू चेंज द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स। वर्कर को सोचना चाहिए कंपनी का मालिक है, मैनेजर है, तभी मुझे काम सीखने को मिल रहा है और मुझे सैलरी मिल रही है, मेरा घर परिवार चल रहा है उससे। कंपनी को भी सोचना चाहिए, मैनेजर को भी सोचना चाहिए कि वर्कर नहीं होगा तो काम कौन करेगा, हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, तो हम काय के मैनेजर बचेंगे। तो दोनों एक दूसरे की इज्जत करें वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। अब कंपैरिजन, दोनों के बीच का डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी था क्लास इससे सैम्पल पेपर में। तो कंसर्न की बात करें, टेलर जो है वो वर्कर की एफिशिएंसी की बात करता है, वर्कर एफिशिएंसी। हेनरी फ्यूल ने जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं ना, हेनरी फ्यूल को 14 प्रिंसिपल, वो मैनेजमेंट के लिए है, वो मैनेजर के बारे में बात करता है, भेदभाव मत करो, अच्छी सैलरी दो, वो सब मैनेजर की बात करता है।
टेलर स्टार्ट स्टडीज एंड अप्रोच फ्रॉम लो। देखो टेलर जो बात करता है वो वर्कर की बात करता है, यानी लोएस्ट लेवल की बात करता है, वर्कर लोएस्ट में होते हैं। मैनेजमेंट हाईएस्ट लेवल की बात करता है, ये हाईएस्ट वालों को समझाता है फेयोल, और टेलर जो है लोएस्ट वालों को। टेलर लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन, टेलर बात करता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क की, जबकि फेयोल बात करता है फंक्शंस ऑफ मैनेजर की, कि मैनेजर को काम कैसे करना चाहिए। फोकस की बात करें, टेलर का मेन फोकस है वेस्टफुल एक्टिविटी को बंद करना, वेस्टफुल मूवमेंट को बंद करना, प्रोडक्शन को बढ़ाना। जबकि फेयोल बात करता है बेटर मैनेजमेंट के बारे में, कि ओवरऑल मैनेजमेंट अपने गोल्स को अचीव कर सके। मेजर कंट्रीब्यूशन, टेलर साइंटिफिक टेक्निक्स हैं और साइंटिफिक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, जबकि फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट है। पर्सनालिटी, टेलर डेवलप एज अ पर्सनालिटी ऑफ साइंटिस्ट एंड बिकम फेमस एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बता ही दिया। फेयोल डिजर्व अ पर्सनालिटी ऑफ अ रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर, ही बिकम द फेमस फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो इसमें कोई कीवर्ड नहीं है, तो डिफरेंस से आपको सीधा सीधा डिफरेंस जो है वो पूछ सकता है डायरेक्टली, कि डिफरेंस बताओ कि इन दोनों ने कैसे कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने और हेनरी फेयोल ने। यूनिटी ऑफ कमांड, टेलर डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल। टेलर कहता है कि भैया 8 बॉस होने चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होना चाहिए। ये कहता है कि भाई एक ही बॉस होना चाहिए। एक्सप्रेशन, टेलर टेक्निक आर एक्सप्रेस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, और ये थ्योरी ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज सिचुएशन। देखो टेलर का जो प्रिंसिपल है ना, वो हर जगह, टेलर के प्रिंसिपल आपको टफ भी लगा होगा। हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल पढ़े, वो बहुत आसान लगे आपको, पता है क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेबल यूनिवर्सल है, आप घर में हर जगह अप्लाई करते हो डिवीजन ऑफ वर्क को। लेकिन इसके प्रिंसिपल ना जो है वर्कर्स के लिए हैं, और इसके प्रिंसिपल थोड़ा स्पेशलाइज सिचुएशन में है, इसलिए आपको कंफ्यूजन रहता है। इसके 4 भी याद नहीं होते, इसके 14 याद हो जाते हैं आपको, क्योंकि वो जनरल है, आम बातें हैं, समझ आ गई आपको। लेकिन ये थोड़ा स्पेशलाइज है, तो इसीलिए क्लास थोड़ा सा याद करने में भी दिक्कत होती है। तो ये थे क्लास दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन हर एक लेवल पे। तो फाइनली क्लास ये चैप्टर हमने एंड किया। आई होप 1 घंटा या पता नहीं जो जो भी टाइम लगा इसमें, लेकिन आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो गया। अब आपको दिक्कत कुछ नहीं आएगी इस चैप्टर में। 12 चैप्टर है, ऐसी 12 दिन मेरे साथ कंटिन्यू पढ़ लो, और एक एक बच्चे को वीडियो शेयर जरूर करना, थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 30-40% ऑडियंस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते यार। एक बटन दबाना है सब्सक्राइब जहाँ लिखा हुआ है, बस सब्सक्राइब कर दो। क्लास हमें भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि इतने सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी कहीं से लैक ना करें और मेहनत करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ क्लास, इसका आप लोग वहाँ से इसके नोट्स ले सकते हो। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।